नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि असुद्दीन ओवैसी की गुहार आरजेडी नहीं सुन रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आरजेडी के बड़े नेता असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को शामिल करना नहीं चाहते। ये मेरे सूत्र जो एआईएमआईएम के हैं वो बता रहे हैं। आरजेडी के भी सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि पार्टी असुद्दीन ओवैसी को जगह देना नहीं चाहती है। पर दूसरी बड़ी बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके साथ अलायंस रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे नेता जरूर हैं जो आरजेडी के साथ अलायंस अपनी शर्तों पर रखना चाहते हैं। धीरे धीरे भले ही चीजें अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस को समझ में आ गया इंटरनल सर्वे के जरिए कि आरजेडी के बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता। हमारी जमीनी हकीकत बिल्कुल हमारी सोच से उलट है, इसलिए वो लोग मजबूर हो गए। और खबर तो ये है कि अब 40 सीट भी आरजेडी देगी तो कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जहां तक एआईएमआईएम का सवाल है, आपको बता दें कि आरजेडी के भी ज्यादातर यादव एमएलए चाहते हैं कि एआईएमआईएम से समझौता हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर अगर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो आरजेडी को दिक्कत हो सकती है। और खबर यहां तक भी है कि कई सारे नेता इसलिए इसके पक्ष में हैं। फिर ये दूरियां क्यों हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल भी हमने चर्चा की थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां के एमएलए चाहते हैं कि एआईएमआईएम से समझौता हो जाए। लेकिन आरजेडी क्यों एआईएमआईएम यानी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से दूरी बनाए रखना चाहती है? गौरतलब है कि जब छपरा सारण का लोकसभा चुनाव हो रहा था, रोहिणी आचार्य मैदान में खड़ी थी। एआईएमआईएम का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ना चाहता था। खबर यह है कि रोहिणी आचार्य के लिए लालू प्रसाद यादव और असुद्दीन ओवैसी की बात हुई है। आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व बात करता है और असुद्दीन ओवैसी अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हैं। इस वजह से एआईएमआईएम को लगता है कि हमारा गठबंधन आरजेडी से हो सकता है, लेकिन अब इसकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। उम्मीद इसलिए दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि ज्वाइंट घोषणा पत्र तैयार होने वाला है और किसी भी मीटिंग में एआईएमआईएम को नहीं बुलाया गया है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, प्रमोद सिन्हा जी कल हमारे साथ थे, आपका बहुत स्वागत है। प्रवक्ता आरजेडी हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार सीजन जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ फैजान अहमद साहब हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार और देश विदेश की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं और खास तौर पर ये दोनों सीजन जर्नलिस्ट ने अपना लंबा समय बिहार में बिताया है। तो एआईएमआईएम की प्रेजेंस क्या है, क्या वाकई आरजेडी साथ ले सकती है, इसकी गुंजाइश अभी भी बाकी है, इस बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले प्रमोद सिन्हा जी के पास जाना चाहेंगे। प्रमोद सिन्हा जी, मीडिया में चर्चा बहुत है, यहां पर एआईएमआईएम काफी होपफुल दिख रही थी पहले, लेकिन अब वो भी ये मान चुकी है कि अब आरजेडी में यानी महागठबंधन में जगह नहीं मिलने वाली है। क्या यह सच है कि 23 यादव एमएलए एआईएमआईएम से समझौता चाहते हैं क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी 50,000 या उससे ज्यादा है? आप सहमत हैं? जो मेरे पास सूचना है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए पंकज जी, जो आपके पास सूचना है, पता नहीं किस सूत्र की सूचना है, ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों की बात करते हैं और सभी को अपने भीतर समाहित करके उनका जो दुख सुख है उसको लेकर के आगे चलने की बात करते हैं। और आप जिस प्रकार से ये बार-बार, कल भी इस तरह का डिबेट हुआ था, कल भी आपने कई सवाल करने का काम किया था, उसमें मैंने साफ और स्पष्ट रूप से कहने का काम किया था कि नीतिगत निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अधिकृत हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अधिकृत हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी हमारी महागठबंधन की बनाई गई है, जिसके नेता चेयरमैन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी।
रहा सवाल बिहार और बिहार की जनता का, तो बिहार की जनता जो है भली-भाँति जानती है कि हमारे हित और हमारे हित की रक्षा करने के लिए बिहार में कौन से गठबंधन, कौन से दल हैं, जो हर मुद्दे पर जो है मुखर होकर के हमारी आवाज़ बनने का काम करते हैं। रहा सवाल आपने कहा, अभी आपने हाल में ही देखा था कि जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल लाया गया था और जिस प्रकार से हमने सदन से लेकर के सड़क तक अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने का काम किया था, विपक्ष के विरोध के बाद ही उसे जेपीसी में भी डाला गया था और हम लोगों ने कई आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया था। तो हर मुद्दे पर जो जनता के हित में होते हैं उस पर मुखर होकर के हम लोग काम करते हैं और आगे भी बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपना रोड मैप तैयार करने का काम किया है और समाज के सभी वर्गों को लेकर के वो तो हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है और सभी वर्गों को लेकर के हम चलने का काम करते हैं, सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र पार्टी है पंकज जी, जिसने अपने संगठन में भी जो है आरक्षण को लागू करने का काम किया है। तो ये स्पष्ट है कि हमारी नीतियां बिल्कुल एकदम साफ है, स्पष्ट है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता पर हम लोग शुरू से काम करते रहे हैं। समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय पर जब किसी भी प्रकार की कोई तरह की दिक्कत, कोई परेशानी होती प्रमोद है, जी, हम लोग मुखर होकर के प्रमोद सड़क जी, से सदन तक प्रमोद जी, संघर्ष करने प्रमोद का जी, काम करते हैं। तो प्र, जनता जो है, बिहार की जनता काफ़ी समझदार है नहीं और नहीं, बिहार बिल्कुल की जनता को समझदार पता है कि हमको किसके साथ है, रहना है। बिल्कुल समझदार है। हम आपकी बातों से सहमत भी हैं, हम आपके धर्मनिरपेक्षता पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे और कुछ बात से आप डिसएग्री होते हैं तो वो भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप अपनी बात रख सकते हैं और हमारे मन में जो सवाल होगा वो हम आपसे पूछ सकते हैं। हम आपसे सीधा पूछना चाहते हैं, हम आपकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाते। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तमाम धर्मनिरपेक्ष दल जिसको आप मानते हैं वो एक गठबंधन में आए हैं ना, क्या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को आप लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं? हम ये सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये तो जनता जनता तय करेगी ना और हम लोगों ने हर अवसर पर जनता के बीच में अपना उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। ये बतलाने की जरूरत नहीं है। एक लंबी अवधि से राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के पहले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जनता दल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके पहले की भी आप बात कर लीजिए या 1990 से आप देख लीजिए, 1990 की बात कर लीजिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से न कभी समझौता किए थे, न कभी करेंगे। दूसरी बात है कि सत्ता रहे या ना रहे, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने भी पहले कहने का काम किया और हमारे नेता आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बात को कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता जो है बिहार और बिहार की जनता है। हमारी प्राथमिकता बिहार के जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं। हमारी प्राथमिकता जनता के ज्वलंत समस्याएं हैं। बिहार में जो सरकार है, हमारी जो लड़ाई है, वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, पलायन से है। हम उसको जो है से पलायन 3 करोड़ लोग बिहार से रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हमारी लड़ाई है उनको बिहार में फिर पुनः जो है उद्योग धंधे लगाने के लिए उनको जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, चाहे मेगा टेक्सटाइल पार्क हो, चाहे आईटी पार्क हो, हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में रोजगार डेवलप करने प्रमोद का जी, काम करेंगे, सरकारी प्रमोद जी, नौकरी देने का काम प्रमोद जी, करेंगे, उनको प्रमोद बसाने का जी, काम करेंगे। हमारा प्रमोद जी, लक्ष्य ये है। प्रमोद जी, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप बड़ी शालीनता से बात रखते हैं। मैं अक्सर आपको सुनता हूं, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी क्या है। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने तो एक लाइन सीधा आपसे पूछा, ओवैसी धर्मनिरपेक्ष आपके लिए हैं कि नहीं है? और अगर नहीं है तो आप नहीं रख सकते हैं तो जितनी भी बातें आप बता रहे हैं, क्या उसमें असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई जजमेंट नहीं करूंगा, पर हकीकत लोगों को बताना मेरा काम है। मैं बस आपकी पार्टी का पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को सेकुलर मानती है? क्या धर्मनिरपेक्षता के लिए या तमाम मुद्दे, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल हो, चाहे CAA हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, सब मुद्दे का आपने बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया है। इस बात को कौन इनकार कर सकता है? तो असुद्दीन ओवैसी ने भी किया है, फिर आप साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? यही तो बात हम आपसे पूछ रहे हैं।
नहीं, मैंने कल भी आपको एक बात कहने का काम किया था कि हमारे नेता अधिकृत हैं और ये मीडिया में ही सिर्फ इस प्रकार की बातें हो रही हैं। मैंने तो कल भी कहने का काम किया, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता चलिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ठीक जी है, अधिकृत है। आपने फेयर एनफ, आपने आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सीट पर कौन कौन से एमएलए चाहते हैं। जो मेरी जानकारी है, आप स्वतंत्र हैं, आप उसको गलत कर दीजिएगा, खारिज कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता तो चले। लेकिन हम वीआईपी से आपका क्या संबंध है वो भी हम बताते हैं। हम ये भी बताते हैं कि प्रशांत किशोर कैसे एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, तो एनडीए वाले नाराज हो जाते हैं, पर सच बताना हमारा काम है, हम बताने का प्रयास करते हैं। आदिल हसन जी, आपका स्वागत है। मैं दोनों सीजन जर्नलिस्ट के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले आपका कमेंट जानना चाहूं। मेरे पास जो जानकारी है, अगर आप नाम ले लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं नाम ले लूंगा। आदिल हसन जी, आप ये बताइए कि क्या यह सच है कि आरजेडी के कई एमएलए चाहते हैं कि एआईएमआईएम से समझौता हो? और मैं आज रिसर्च कर रहा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी स्टेटमेंट है कि अगर शीर्ष नेतृत्व तो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एआईएमआईएम से अलायंस किया जा सकता है। इन दोनों बातों का जवाब दें। ये एक सच्चाई है कि आरजेडी के जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि अलायंस हो। आरजेडी में एक बड़ा तबका चाहता है कि एमआईएम से अलायंस हो, जो चाहता है कि अगर बिहार में बीजेपी हारे, बीजेपी की सरकार बदले, वो जरूर हमारे प्रस्ताव को पॉजिटिव में लेगा। अगर जो बीजेपी का आदमी अगर कहीं बैठा हुआ है आरजेडी में या कहीं कांग्रेस में, कहीं माले में, तो उसका तो कोई हल नहीं हो सकता है। लेकिन जो अधिकांश जो सेकुलर अरे फ्रंट ये के लोग बताइए, हैं वो प्रमोद चाहते हैं। सिन्हा जी तो कह रहे हैं हमारा शीर्ष नेतृत्व अधिकृत है, वो फैसला लेगा जो भी लेना हो। तो फिर सुनिए, वही दोनों तो बड़े नेता है ना, लालू जी, तेजस्वी जी। नेचुरल आरजेडी के सुप्रीमो लालू जी हैं और तेजस्वी जी उनका चेहरा है। दोनों को ये बात पता चल गई है। इतना मीडिया चलाया, ऐसा तो आरजेडी का नेटवर्क इतना तो फीका नहीं है। ऐसा कोई हिंदुस्तान का चैनल नहीं, कोई अखबार नहीं जो ये न्यूज को नहीं चलाया और हमारे प्रस्ताव को उन तक नहीं पहुंचाया। हमने खुले मन से कहा और हमने आप आरजेडी जब था, हमने ये बात आपने सही कही कि हमने जब चुनाव लोकसभा हो रहा था तो आरजेडी की तरफ से प्रस्ताव आया था। बैरिस्टर साहब ने ईमानदारी से उस प्रस्ताव को माना। मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, दोनों ने रोहिणी आचार्य जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने किडनी दिया था। ये बहुत मानवता के उसूल पर कि नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी रहे कि ये एक लड़की ने अपने पिता के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, इतना बड़ा कष्ट झेला है, तो इंसानियत के तहत हर जगह लड़ाई नहीं होती है, हम इंसान हैं। और एमआईएम हमेशा, जब भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब हमेशा कहें, हम दिल से राजनीति करते हैं, हम कटुता नहीं पर रखते हैं, एक हम आरोप, किसी के लिए नफरत नहीं रखते हैं। आदिल साहब, एक आरोप आप पे लगता है वो बड़ा जेन्युइन है। प्रमोद सिन्हा जी गलत नहीं कह रहे हैं। जब आपके नेता और लालू जी में इतने अच्छे संबंध हैं, तो फिर आपके नेता लालू जी से बात क्यों नहीं करते, तेजस्वी यादव से बात नहीं करते? ये दिक्कत कहां पे है? आपको मीडिया में आना पड़ता है, आपके लोग मीडिया में खबर चलाते हैं, लेकिन आप बात क्यों नहीं करते आपके नेता लालू जी और तेजस्वी यादव से? या आप मान चुके हैं कि ये लोग हमें साथ नहीं लेंगे? आपको ये भरोसा हो चुका है? देखिए पंकज साहब, मेरे नेता, मेरे कोई भी चीज, कोई भी बात होती है तो अभी कांग्रेस में या सीपीआई माले में, सीपीआई में तो डायरेक्ट शीर्ष नेतृत्व नहीं बात करता है, स्टेट लीडरशिप बात करती है। जब चीज फाइनल हो जाता है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद या राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व बात करता है। जब चीज फाइनल हो जाएगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बात करेंगे। आपके चैनल में उन्होंने, टीवी 9 के एक शो में उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे स्टेट यूनिट अख्तरुल ईमान साहब ने प्रस्ताव भेजा है, अब आरजेडी को फैसला लेना है। हम तो इतने ईमानदार हैं, हम ना आप पर शर्त रख रहे हैं, हम ना सीट का आपको 50 सीट 40 सीट बोल रहे हैं। हम बोले ईमानदारी से, देश का जो माहौल है, भाजपा को हराना है, आइए मिलकर लड़ेंगे। नहीं, हम लोग जब से एक की बात कहें, दिलीप जायसवाल जी का पसीना छूटने लगा, जदयू को बेचैनी होने लगी। हम तो ईमानदारी से चाहते हैं। दिलीप जायसवाल जी का पसीना बाद में छुड़ाइएगा, पहले मैं चाहूंगा फैजान अहमद साहब, सीधा सवाल आपसे है कि पसीना तब छूटेगा ना जब ये लोग साथ आएंगे। इनको साथ आरजेडी क्यों नहीं ले रही है? साथ लेने में आरजेडी का पसीना छूटेगा या नहीं लेने में छूटेगा? सच्चाई क्या है? क्योंकि एक बात जो मुझे पता है
कि कई सारे यादव एमएलएज हैं। अगर मैं कुछ सीट का भी नाम ले लूं, कल्याणपुर बहुत ज्यादा संख्या है मुसलमानों का, मढ़ौरा बहुत ज्यादा संख्या है मुसलमान का, रघुनाथपुर, ओबरा, क्या इन सब सीटों पर मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी होने के बाद भी आरजेडी इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि आरजेडी कॉन्फिडेंट है कि हमें मुस्लिम का समर्थन भरपूर है, हमें असुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है और मुझे लगता है कि जरा प्री मैच्योर है कि आरजेडी और मजलिस में कोई इत्तेहाद या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती है। देखिए, अभी कोई बातचीत तो हुई नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत होने दीजिए। और ये भी मुझे लगता है कि शायद वक्त का तकाजा भी यही है और जो हालात बदले हैं इधर कुछ महीनों में या पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये दोनों यानी आरजेडी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नजदीक आएंगे, हाथ मिलाएंगे और एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। ये इनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल आपने कुछ अभी जैसे कंस्टिट्यूंसी का नाम लिया वहाँ मुसलमान, ये देखिए मुसलमान अब से शायद 2-4 साल पहले तक बिल्कुल सॉलिडली आरजेडी के साथ थे, लेकिन आज ये बात 100% नहीं कही जा सकती है, क्योंकि मुसलमानों का एक सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट हुआ है एमआईएम की तरफ। तो वो अगर एमआईएम की तरफ जाएगा तो इसका घाटा या इसका नुकसान सीधे सीधे आरजेडी को होगा। और ये देखिए 2020 के चुनाव में ये दिखा दिया असदुद्दीन की पार्टी ने कि उनकी पार्टी की प्रेजेंस है बिहार में, उसने मुसलमानों में अपना पैठ बढ़ाई है और उसी का नतीजा हुआ कि उसने असेंबली की सीटें भी जीती थी। लेकिन अब देखिए राजनीतिक स्तर पर बहुत तरह की बातें होती हैं। जब उनके असदुद्दीन के ओवैसी के एमएलए आरजेडी में चले गए या आरजेडी ने उनको तोड़ लिया, तो वो असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत खफा थे, नाराज थे आरजेडी से। और यहाँ तक भी अभी कुछ दिनों पहले तक भी ये भी कहा जा रहा था कि हम आरजेडी को या लालू को सबक सिखाएंगे, इस इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये सब तो कहने की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। चुनावी बातें को जब आता है, फाइनल स्टेज आता है या एक डिसाइडिंग स्टेज आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई हमें अलायंस करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। अब देखिए, सिर्फ मैं अगर सीमांचल के सिर्फ 4 जिलों की बात करूं, अगर अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया है, तो उसमें कुल 24 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। अब इसके अलावा भी और दूसरे जिलों में, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे औरंगाबाद हो या सीवान और गोपालगंज, वहाँ भी बहुत से ऐसी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं जहाँ मुसलमानों का अच्छा प्रेजेंस है और वो बाजी पलट सकते हैं। अगर वो कहीं भी चाहे तो वो बाजी पलट भी सकते हैं, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं और जिस तरह का माहौल एक बना है, अभी देखिए आप कुछ दिनों से न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही यहाँ जो बिहार में उनके अध्यक्ष हैं वो लोग भी आरजेडी या लालू यादव के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ये लोग। ये तो बहरहाल जाहिर समझ में आता है कि एएमआईएम बहुत काफी इंटरेस्टेड है कि वो आरजेडी से अलायंस करे, क्योंकि देखिए वो एमआईएम भी ये जान रहा है कि मेरा वोट बैंक भी वही है जो आरजेडी का वोट बैंक है। तो अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो वोट का बंटवारा होगा और इस बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को होगा और दोनों ही पार्टियां ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी को उनकी वजह से कोई फायदा हो। चलिए, ये बात ठीक है। मैं चाहूंगा आदिल हसन जी से एक सवाल कर लूं, फिर विनय जी के पास आ रहा हूं और प्रमोद जी आपका जवाब लूंगा। आदिल हसन जी, अब कोई उम्मीद बची है, उम्मीद खत्म हो गई? देखिए, फैजान साहब एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे बिहार का चप्पा चप्पा जानते हैं। इन्होंने भी बहुत पॉजिटिव नोट में कहा कि आरजेडी को भी फायदा होगा, एमआईएम को भी फायदा होगा। हम तो अलल एलानिया कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो सबको लाना पड़ेगा। हमने किशनगंज लोकसभा में लगातार 19 में और 24 में 3 लाख से ऊपर वोट लाए। अख्तर उल इमान साहब आज माइनॉरिटी कम्युनिटी ही नहीं, सीमांचल की एक सबसे बड़ी चेहरा है
और विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा किसी एमएलए ने क्वेश्चन उठाया और विधानसभा के बाहर अगर सीमांचल के मुद्दे पर, सीमांचल के बाहर दलितों के मुद्दे पर, किसी भी माइनॉरिटी इशू पर अगर उठाया तो उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। उन्होंने अपने कमिटमेंट के साथ, ईमान के साथ समझौता नहीं किया और बड़ी बेबाकी से बात रखी। उन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी, अब आरजेडी को यह फैसला लेना है, लालू जी को लेना है, तेजस्वी जी को लेना है। हमने अपनी बात रख दी क्योंकि गोपालगंज में दोनों लड़े थे, तीसरे को फायदा हुआ था, कुर्नी में हुआ, इमामगंज में हुआ, रानीगंज में हुआ। लड़िएगा तो दिक्कत होगी, फिर मत बोलिएगा एमआईएम को। एमआईएम ने बहुत ईमानदाराना तौर पर महागठबंधन के सामने, आरजेडी के सामने यह प्रस्ताव रख दिया कि भाई तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेलागंज में आपकी वजह से मतलब मुस्लिम एक उम्मीदवार खड़ा हो गया तो हार हो गई, इसी तरीके से ओबरा, मढ़ौरा, कल्याणपुर, इन जगहों पर आरजेडी को आप नुकसान पहुंचा देंगे? ऐसे कई सीटें हैं जहां पर नुकसान हो जाएगा। सर, बाजपट्टी में मेरा कैंडिडेट है, बिस्पी में है, जाले में है, क्योटी में है, दरभंगा ग्रामीण में है, क्या कहते हैं आपका अभी जो आपने बेला में नाम लिया, शेरघाटी में है, रफीगंज में है, आप गोपालगंज में है, आप बरौली में है, रघुनाथपुर में है, आप दरभंगा के मिथिलांचल में है, गया के भागलपुर का नाथनगर में है, भागलपुर में है, बिहार शरीफ में है, आप क्या कहते हैं ढाका में है, सिकटा में है, नरकटिया में है, नरकटियागंज में है। आप जहां जाइएगा माइनॉरिटी की आबादी हो, मेरा वहां पे संगठन मजबूत है। फिर आप बोलिएगा, फिर रोइएगा मत, फिर आप डेहरी ऑनसोन में है, ससाराम में है, ओबरा में है, फिर आप मत बोलिएगा ना भाई। हमने तो ईमानदारी से प्रस्ताव रख दिया आपके सामने, और आप अगर लड़ना चाहिएगा, अगर आपको जबरदस्ती लड़ना ही है, किसी को बेइज्जत करना है तो आप कीजिए। इज्जत देने वाली जात तो अल्लाह की, और जनता की अदालत में हम जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं प्रमोद सिन्हा जी, ये तो सीधा कह रहे हैं कि 50 सीटों पर नुकसान दे देंगे, गिना दे रहे हैं बहुत सारी सीटें, अगर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो 50 सीट पर नुकसान होगा तो हमें मत कहिए। हाँ नहीं, पंकज जी रघुनाथ आपके राघोपुर में नहीं, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं, राघोपुर की भी चर्चा आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोद जी बोलेंगे। नहीं, लोकतंत्र है पंकज जी, और लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का, सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और कुछ लोग जो है मुगालते में अगर रहते हैं तो वो अपना मुगालता पालते रहें। हम हमारे नेता की बात करते हैं, हमारे नेता का जो विजन है, जो व्यू है, और जनता के प्रति जो जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उसकी हम बात करते हैं। अब ये इस प्रकार से सीटें तो ये 243 गिना सकते हैं, 243 सीटों पर लड़ेंगे, स्वतंत्र हैं लड़ने के लिए, इनको मना थोड़े कोई किया है लड़ने से। लेकिन ये कह रहे हैं हमसे, हमारे पास रोइएगा नहीं। आपके पास कौन रोने के लिए गया है, ये हमको बतला दीजिए ना, कौन रोने गया है। और अभी कुछ सीटों का जिक्र पंकज जी भी आप कर रहे थे, उसमें कई सीटें ऐसी है जहां 3 बार 4 बार से हम लगातार जीत रहे हैं, ऐसी नहीं है। और बिहार की जनता जानती है कि बिहार के जनता के सुख दुख में कौन नेता जो है दिन रात खड़े रहते हैं। ये बतलाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 महीना कहीं कार्यकाल आप उठा करके देख लीजिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि जहां जहां घटनाएं घटती हैं वहां हमारे नेता पहुंच रहे हैं। चाहे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे अन्य मामलों में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे नेता जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। जनता मालिक है ना, जनता तय करेगी ना कि हमारा नेता कौन होगा और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी प्रतिबद्धता जनता के बीच में है। ये कोई ये मुगालते में अगर है तो वो ये रहे, लेकिन हम हमारी सोच को बदल नहीं सकते। हम जनता के प्रति जो है समर्पित है और जनता के लिए काम करते हैं। हाँ, नहीं, आप जवाब दे दीजिए, बहुत देर से विनय जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट लेना चाहूंगा। हाँ बोलिए। 1 मिनट पंकज जी, प्रमोद जी एमएलए नहीं है, एमएलए के दिल से पूछिए जो चुनाव जीत के आता है। टीवी पर बोलना अच्छा लगता है, जाके एमएलए से पूछिए वो कैसे जीत कर आता और एमएलए कैसे आया है। संजय सिंह जी एमपी ने फोन किया था, बैरिस्टर साहब को संजय सिंह एमपी ने फोन किया था, मनोज झा जी ने फोन किया था, नाम लेकर बोल रहा हूं कि कैंडिडेट मत दीजिए रोहिणी जी के खिलाफ पाटलिपुत्रा में। इसलिए अहंकार का भाषा यहाँ पर मत बोलिए। आप प्रवक्ता है, आप एमएलए नहीं है, जाके एमएलए के दिल से पूछिए। हम कोई डर रहे नहीं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गुरूर और तकब्बुर मत दिखाइए। एमआईएम एक ताकत है,
ये बिहार आप में ये मांझी आप से और दिखला रहे हैं ना, बीजेपी से ये बड़ा आप दिखला ताकत है रहे हैं कि एमआईएम। हमारे हम पास खड़ा कर रोने नहीं देंगे, सब आइएगा। दिमाग ठीक कर देंगे, कौन सब रोने अहंकार कौन ठीक रोने कर के लिए देंगे, आपके पास समझे? क्या है, ये आप रहते बताइए ना। रहिए गुरूर मत लीडर पाले ऑपोजिशन बन हुए के हैं, सब अहंकार ठीक गुरूर कर मत देंगे। पालिए, एमएलए कभी गुरूर बने नहीं, मत पालिए। प्रवक्ता बन के रहिए। एमएलए से पहले जाके पूछिए सुनिए ना, क्यों लालू जी फोन किए थे, पहले सुनिए, अरे संजय सिंह सुनिए साहब ना, क्यों फोन किए थे, 5 पहले एमएलए जीत सुनिए कर आए बात थे। को। तो लालू जी 50 बार फोन किए थे जब 2020 अरे में जीत सुनिए, कर आए थे। क्यों तेजस्वी नहीं जी फोन लालू किए जी से थे, जाकर के मनोज बात झा जी करते फोन हैं? किए थे। क्यों नहीं जाकर ये के लालू जी प्रवक्ता से है बात खाली, करते हैं? ये सब अरे फसाद की क्यों बात नहीं करते जाकर हैं। के लालू जी से क्यों बात लालू जी करते 100 बार हैं? फोन किए थे, अरे क्यों नहीं बात क्यों आप लालू जाकर जी के फोन लालू किए जी थे से जब कर जीत के रहे आए हैं? थे। क्यों तो नहीं बात कर रहे हैं? क्यों मीडिया में आप बात बयान दे कराइए, रहे हैं? है क्यों हिम्मत। जाइए लास्ट टाइम जाकर के बात तेजस्वी से कब करिए? मिले हैं, क्यों नहीं जाकर के आप बात इनसे कर रहे पूछिए हैं? लास्ट टाइम जाकर तेजस्वी के यादव जी बात से कब करिए मिले ना। हैं ये। अरे प्रवक्ता से पूछिए तेजस्वी जी और लालू जी से अरे लास्ट टाइम कब तेजस्वी मिले हैं जी ये से आदमी, हमको कब डेली मिले हो, भेंट आखिरी होता है, बार कब शायद मिले हो आपको आप। नहीं पता है। और अरे जिन आखिरी बार विधायकों का कब मिले नाम हो ले रहे हैं तेजस्वी जी उनसे से, पूछिए कि ऊपर हमको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अरे आखिरी बार जानकारी तेजस्वी जी का से अभाव कब मत मिले हो। पालिए। अरे नहीं, गलत फहमी मत देखिए पालिए, देखिए प्रमोद इलाज सिन्हा जी करना जानते पुराने हैं, सब प्रवक्ता इलाज हैं, करना जानते हैं, गलत पुराने फहमी मत प्रवक्ता पालिए, हैं, पुराने अहंकार में मत प्रवक्ता हैं। आइए, विनय जी, अहंकार में मत आइए विनय जी, दादा प्रवक्ता विनय जी, महोदय, विनय जी, एक सेकंड पंकज जी, एक अहंकार में मत धमकी मत दीजिए एमआईएम को। एमआईएम डरने वाला नहीं है, पार्टी में हो, इलाज करना आप जानता है जिन अच्छे अच्छे का। एमएलए की ये भाजपा बात का नहीं इलाज कर कर रहे हैं दिए ना, हैं, आप उन्हीं एमएलए से पूछिए, वो भाजपा का व्यक्ति इलाज कर हमको दिए, आप जानते क्या हैं कि नहीं हैं, जानते हैं। प्यार से बोल रहे हैं, अहंकार वाला भाषा मत बोलिए। नहीं नहीं, लालू जी अहंकार की 50 बार भाषा फोन आप किए बोल थे, रहे हैं। और जाइए ना, तो क्यों हमने नहीं राष्ट्रीय ईमानदारी से अध्यक्ष बात से बोली हमारे तो बात आप करते हैं? पार्टी को बात सोचते करने हैं में कि शर्म आ पार्टी रही नहीं है है, क्या? दाल भात है। बात करने में शर्म आ रही है, जाकर अरे के बात कब करिए। तेजस्वी जी से आप मिले हैं बताइए तो, लास्ट टाइम लालू जी से कब अरे मिले हम हैं। तो प्रत्येक दिन मिलते हैं, प्रवक्ता है कल खाली भी टीवी मिले पर हैं, बोल रहे हैं। कल भी मिले हैं। लालू जी आपको 50 आपको बार क्या फोन किए थे, पता लालू है? जी ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं जानकारी मैं। है क्या? लालू जी से मैं मिला हूं पर्सनली जाकर, हाँ, तो इंजीनियर जाकर के आफ्ताब साहब मिलिए, मिले, बात क्यों जनरल नहीं सेक्रेटरी करते हैं? अख्तर उल इमाम क्यों साहब नहीं मिले। बात कर रहे आपको हैं? पता भी है कब मिले जो हैं, जो जिन विधायकों का आप आपको पता नाम भी ले है रहे हैं, वो लालू जी से और विधायक क्यों नहीं तेजस्वी जी बात से कर कब रहे मिले हैं? हैं, आपको पता है कब मिले हैं तेजस्वी जी से। अरे आपसे हमको क्या मतलब है कि कब मिले और नहीं मिले? आप अगर मिलते हैं तो तो आप उनसे काहे बात इतना करिए भन भन ना। कर रहे हैं, चुप क्यों रहिए, नहीं बात जितना कर रहे हद है हैं उतना मुझे? में रहिए। 25 नहीं को नहीं, प्रवक्ता है हद पार्टी आप का, तय करिएगा, हद आप तय करिएगा, आप उतना ही बोलिए, एमआईएम आप को तय उतना ही करिएगा। बोलिए जितना है, नहीं नहीं, धमकी मत हद दीजिए, हद एमआईएम आप नहीं दिखाएगी तय फिर मत करिएगा। बोलिएगा। पार्टी ने हमको समझाते हैं प्रवक्ता तो बनाया, समझते हैं पार्टी की ईमानदारी से, बात ये को सब हम रख रहे इसीलिए हैं। आरजेडी का यही हाल है, आप लोग के चलते ही हाल अरे है, आप इसीलिए अपनी 20 चिंता साल से क्यों नहीं सरकार कर में रहे नहीं हैं? है, अपनी चिंता इसीलिए करिए। रोड पर हैं, इसीलिए रोड पर अरे है, आप ही आप लोग अपनी जैसे चिंता अहंकार के करिए ना। चलते। आज 20 साल से 2020 में रोड ही पर है, बिहार की इसीलिए रोड जनता पर ने है। हमारे नेता को मंत्री मान 2005 लिया से था। 25 तक रोड क्या पर है, बात आप ही आप लोग के करते हैं? अहंकार के चलते रोड पर है, जो अहंकार की भाषा बोल रहे हैं इसीलिए रोड पर है, इसीलिए अरे 20 साल से रोड अहंकार की पर है, भाषा तो एमपी को आप बोल लटके हुए रहे हैं। हैं। अहंकार की बात तो अहंकार आप का कर रहे भाषा हैं। मत कौन बोलिए, कहता है किसी को आपको बात चलिए, कमजोर मत बोलने के मुझे लिए? मुझे मुझे आज लगता है, मुकेश सहनी जी के बाद जाना पड़ रहा है मुझे ना, लगता है पर्सनल नहीं होना चाहिए। एक बात सीधा, सहनी जी विनय के जी बाद मैं जाना पड़ माफी रहा है चाहूंगा, ना। आपके पास बहुत देर से आ रहा हूं, लेकिन मेरा सीधा सा कमेंट है कि क्या एआईएमआईएम इसलिए दुखी है कि उसको लगता है कि जिस तरीके से तमाम दलों ने एआईएमआईएम को अछूत बना दिया है और एआईएमआईएम भी उसी कॉज के लिए लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन उसको हिस्सा बनाने को तैयार नहीं है। कई मीटिंग हो गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और ये जैसा कि कह रहे हैं कि लालू जी से मिले, सब लोगों से मिले, सबका फोन आया, ये देखिए ऑन एयर बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है विनय जी, असुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ महीनों में जो उनके ऊपर आरोप था, उन्होंने देश से बाहर जाकर के जिस तरह की बात कही, लोगों में बड़ा पॉजिटिव संदेश गया। तो महागठबंधन इसलिए इनको हिस्सा नहीं बनाना चाहती है क्योंकि महागठबंधन मुस्लिम वोट बैंक में किसी की सेंधमारी पसंद नहीं कर रही है। उसको लग रहा है कि असुद्दीन ओवैसी को प्लेटफॉर्म देकर के बड़ा नहीं बनाना, जिससे कि सत्ता में भागीदारी करनी पड़े। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात पंकज जी है कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव है। शुरू से वो मुस्लिम यादव गठजोड़ की राजनीति कर रहे हैं और एक मुस्लिम का एक बड़ा समर्थन उनको मिला है। ठीक है, पिछले 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के कारण 20 सीटों पर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के ब्लॉक को नुकसान हुआ और 5 सीटें जीतने में ये कामयाब हुए ओवैसी साहब बिहार में एक अपना जनाधार वो बनाने में सफल रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने दिखाया कि उनके पीछे एक युवा तबका जो मुस्लिम का है, उनके पीछे खड़ा है
और ओवैसी साहब हर राज्य में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं वो उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लालू प्रसाद यादव के भी लोग उनको बी टीम मानते हैं। ऐसे में महागठबंधन के जो नेता ये सोचते हैं कि अगर हम उनको गठबंधन में शामिल कर लेंगे तो ये जो बी टीम वाला ठप्पा है वो खत्म हो जाएगा, वो हम फिर बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में अभी भी AIMIM का एंट्री नहीं हो रहा है। और चूंकि लालू जी को लगता है कि अगर वो गठबंधन में आ जाएंगे तो फिर मुस्लिम वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। आज मुस्लिम वोटों का हम सबसे बड़े नेता हैं और हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन बिहार में मिलता है और लंबे समय से मिल रहा है, 90 के दशक 90 से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि लालू जी के मन में कहीं न कहीं ये भाव है कि अगर उनके आने से ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उससे मेरा ही वोट बैंक को नुकसान होगा। इस वोट बैंक के कारण लालू प्रसाद यादव की पहचान पूरे देश स्तर पर है। इसलिए महागठबंधन में AIMIM का एंट्री नहीं हो रहा है और बी टीम का जो ठप्पा लगा हुआ है, बीजेपी के बी टीम जो महागठबंधन के लोग या इंडिया ब्लॉक के लोग लगाते हैं, वो ठप्पा से भी उबर नहीं पा रहे हैं क्योंकि महागठबंधन में उनकी वापसी या महागठबंधन में शामिल देखिए नहीं हो पा रहे। देखिए तो आप विनय जी बी टीम की बात करते हैं। सवाल यह है कि जिसके लिए ये लड़ रहे हैं उसी के लिए AIMIM भी लड़ रही है। अब आम आदमी पार्टी भी तो कहती है कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। ये कल हमारे शो में कह रहे थे कि भाई आप मुकेश सहनी को ले लेते हैं जो कभी बीजेपी में रहते हैं कभी इधर रहते हैं, हम तो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। राज्यसभा में जब आपकी हमारी जरूरत थी हम आपके साथ गए। जिस कॉज के लिए आप लड़ते हैं उसी कॉज के लिए हम लड़ते हैं। छपरा में ये कह रहे हैं कि भाई हम रोहिणी आचार्य जी को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे थे या प्रत्यक्ष समर्थन दे रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि कॉज एक है, मुद्दे एक हैं, उस पर विचार एक है, लड़ते ये लोग एक हैं, एक तरह से हैं। तो फिर यही बात है ना कि जिस वोट को आधार वोट बैंक लालू प्रसाद मानते हैं उस वोट को शेयर लालू जी नहीं करना चाहते हैं। इसी बात का डर है ना। पंकज जी जो खेत मेरा है उस खेत में हम दूसरे को जोतने कैसे देंगे? मामला ये है, लालू जी की वो भूमि है तो लालू जी नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग इसमें आए, क्योंकि ज्यादा मुस्लिम गठजोड़ माई समीकरण पर ही लालू जी की राजनीति टिकी रही इतने वर्षों तक। और आज भी लालू यादव जो सबसे बड़े जनाधार के नेता माने जाते हैं बिहार में, उसका एक बड़ा कारण यही है कि यादवों में और मुसलमानों में वो लोकप्रिय है। आज भी उनकी लोकप्रियता है ज्यादा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि मेरे खेत में कोई दूसरा खेती करने आए। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि फसल उपजाए। और अभी ओवैसी साहब की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है देश में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जिस तरह से चीजों को रखा, देश हित की उन्होंने बात की, उसके कारण उनकी भी प्रतिष्ठा देश में बढ़ी है। और उनका भी सभी वर्गों में, न केवल मुस्लिम में बल्कि सभी वर्गों में उनका सम्मान बढ़ा है। नहीं, मैं तो उनकी पार्टी में, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि बड़ी संख्या में हिंदू टिकट मांगने आ रहे हैं अब और अख्तरुल ईमान को लेकर के ये लोग जोरदार तरीके से कहते हैं कि उनका एक भी स्टेटमेंट कम्युनल बता दीजिए। तो प्रमोद जी आपसे फिर पूछूंगा, चलिए मीडिया में बात चल रही है पर मीडिया में चल रही इन बातों को अपने शीर्ष नेतृत्व के पास रखिएगा, ये मेरा पहला सवाल है। या दूसरा सवाल है कि अभी भी ओवैसी जी को आप बीजेपी की बी टीम मानते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला प्रश्न किया तो पहला प्रश्न जो आपने किया कि इनकी बात को वहां रखिएगा, जब ये कह रहे हैं उनके प्रवक्ता यहाँ पर कि हमारी मुलाकात होती है तेजस्वी जी से, तो ये अपनी बात को वहां पे स्वयं रखने में सक्षम है। ये क्यों नहीं अपनी बात को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष रखने का काम करते? जब इनकी मुलाकात होती है तो इनको बातें तो रखनी चाहिए ना। अगर बात रखते हैं तो जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी अधिकृत थे, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अधिकृत थे, महागठबंधन में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है उसके चेयरमैन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी उनसे मुलाकात होती है। तो जब मुलाकात होती है तो बात भी तो होती होगी ना, ये समझने की बात है।
और हम लोग मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करते रहे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी समाज के सभी वर्गों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और समाज हित में सभी वर्गों को, आप सिर्फ एक मुस्लिम वर्ग को ही रेखांकित कर रहे हैं। तो अगर आप बात करते हैं तो हमारे नेता शुरू से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और जब जब उस तरह की बातें आई है तब तक हमारे नेता मुखर होकर के, आज चाहे सड़क की बात हो चाहे सदन की बात हो, हमारे नेता अपनी बात को कहते रहे। चलिए, ये प्रमोद जी ने अपनी बात रख दी कि मुझे लगता है प्रमोद जी सीधे तरीके से कह नहीं पा रहे हैं। मैं इसका जवाब फैजान साहब से लूंगा। आदिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं फैजान साहब के पास जा रहा हूं। पंकज साहब, राणा रणजीत सिंह साहब ढाका के कैंडिडेट है, राजपूत समुदाय से हैं। उनके पिताजी सीताराम सिंह साहब मिनिस्टर रहे आरजेडी में, लगातार एमपी रहे। उनके बेटा को हमने टिकट दिया। हम सिर्फ मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। हमने 18 टिकट में 5 नॉन मुस्लिम को टिकट दिया था। पिछले बार 18 ही सीट पे लड़े थे, 5 नॉन मुस्लिम को दिया था। उसमें यादव भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें अपर कास्ट भी थे। हमने लोकसभा में भी अपर कास्ट को दिया है। इसलिए सिर्फ एमआईएम को एक मुस्लिम समुदाय के ढांचा से हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ेंगे। हमने एक ईमानदारी से बिल्कुल ठीक है, पर आप चलिए, आप अपने मुंह से बता दीजिए, आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा महागठबंधन? अब सुनिए, मैं अब सुनिए, हमने जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष ने, आज एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें हम भाजपा को हराए, कांग्रेस ने वोट दिया। यूपीए 1 यूपीए 2 में हम साथ थे। प्रणब मुखर्जी साहब को राष्ट्रपति चुनाव में हमने साथ दिया, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में दिया, मीरा कुमार जी को दिया। न्यूक्लियर डील में ओवैसी साहब ने जो वकालत की, उतना किसी ने उतनी मजबूती से नहीं की। आज विदेश में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाजपा को भी नतमस्तक होना पड़ा मजबूरी में। उसी ओवैसी साहब को जो गाली भी देती थी, मजबूरी में उन्हीं को भेजना पड़ा, अपने प्रवक्ता को नहीं भेजना पड़ा। हमने ये प्रस्ताव रख दिया ईमानदारी से, फैसला बिहार की जनता करेगी, महागठबंधन को करना है। हमने ईमानदारी से रख दिया। अब हमारा भी धैर्य है, धैर्य की भी सीमा होती है, हमने रखा है, ताकि कल हमें कुछ नहीं बोले और हमारे चलते कोई सीट नुकसान और ये वो कल कोई नहीं हो। लालू जी ने 2020 में चुनाव जीतने के बाद कम से कम 25 से 30 बार लालू जी ने फोन किया। तेजस्वी जी ने ओवैसी साहब से बात की, मनोज झा जी ने बात की, अख्तर उल इमान साहब से बात की, और हमारे एमएलए से लालू जी ने और तेजस्वी जी ने बात की। हमने उस वक्त भी ईमानदारी से रखा था, अभी भी ईमानदारी से रख रहा हूं। हम अभी भी चाहते हैं भाजपा हारे, बिहार से भाजपा मुक्त होना चाहिए। भाजपा नहीं, वो सारी बात है, वो आप सब चाहते हैं, आप सब चाहते हैं, ठीक बात है, पर महागठबंधन फैजान साहब इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, तभी तो ये मीडिया में आ रहे हैं, अपना दर्द बयान कर रहे हैं। महागठबंधन एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है इनको। हाँ, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम आरजेडी की तरफ से है या कांग्रेस की तरफ से है या किसके, मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो रहे हैं। इसी वजह से शायद अभी तक जो फॉर्मल एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जो मेरी बातें हुई हैं, आरजेडी के भी कुछ लोगों से बातें हुई हैं और कांग्रेस के भी लोगों, उन लोगों का कहना है कि शायद आखिर वक्त आते आते जब सीटों के बंटवारे की बात होगी तो एमआईएम से हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर समझौता हो सकता है। तो ये उम्मीद ये लोग भी लगाए हुए हैं कि समझौता हो सकता है, क्योंकि वो भी आगे की तरफ ये देख रहे हैं कि अगर हमारा समझौता खासतौर से सीमांचल के एरिया में और जहां जहां मुस्लिम वोटों का प्रभाव ज्यादा है वहां अगर नहीं हुआ तो एमआईएम की वजह से आरजेडी या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है ये सोचकर ये लोग मजबूरी में, मैं फिर इस बात को जोर देके कह रहा हूँ, मजबूरी में ये कहीं ना कहीं ये सोच होगी कि हमें उनके साथ समझौता करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने अभी पहले भी ये बात कही और अभी फिर ये कह रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि किसी की खेती है अगर तो वो वही उस पर खेती करेगा, खेती पर दूसरे लोग भी कब्जा कर लेते हैं, और बिहार में तो बहुत हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बहुत किया है, कब्जा भी किया है। हाँ। लेकिन जहां तक ये बात है, आज मुसलमानों में लालू यादव की पैठ आज की तारीख में उतनी नहीं है जितनी कि 5-6 साल पहले थी। वो उस वक्त अगर 90% उनको अगर मुसलमानों का वोट मिल रहा तो शायद आज 70-75%
प्रतिशत ही मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, और ये किसने काटा है? ये एमआईएम ने काटा है और किसी ने नहीं उनको ये नुकसान पहुंचाया है। तो वो अगर इस और बड़े नुकसान से अगर वो बचना है उनको, तो उनको उनसे कहीं मतलब एडजस्टमेंट या सीटों का तालमेल, ये इनको करना इनकी मजबूरी हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते अभी तक तो कहीं किसी से भी फॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो गई है, लेकिन अभी ऊपर बात नहीं, अंदर अंदर ही नहीं, बात है। ठीक है, और कौन ठीक है, कितनी सीटों ठीक पर है। लड़ेगा, आप सीटों का आप भी अभी फैसला नहीं हुआ है। सर, नहीं, मुझे पर 10 प्रमोद सेकंड सिन्हा मुझे जाना है, जी, पंकज भाई। प्रमोद सिन्हा जी, नहीं मैं आ रहा हूं। आदिल जी जाना है, वेट मुझे करिए, जाना है, बहुत मौका दिया, मैं 5 आ रहा मिनट हूं। में जाना है। हाँ सर हाँ, मुझे बस क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं जाना है, मुझे बस इतना बोलना। मुकेश सैनी जी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि ठीक है एमआईएम से हम गठबंधन करेंगे, मेरे ही कोटा से सीट ले ले। हमने तेजस्वी जी को पहले भी बोला है, आज भी आपके माध्यम से बोल रहे हैं, फैसला उनको करना है। हमारी लड़ाई बीजेपी को हराना है, हमारी लड़ाई सीएम पद की नहीं है, हमारी लड़ाई सीमांचल को इंसाफ अरे दिलाना पर है। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ये हम करके हम अपनी आरजेडी। बात रख दिए सर, हाँ, मुझे क्योंकि जाना है, नहीं इसलिए ठीक मैं है। इजाजत आपसे चाहता हूं। आरजेडी तो आपको बी टीम ही मान रही है ना, सवाल तो तो यही सर है। माने आप तो हाँ, क्या कर सकते हैं, अब इससे ज्यादा आरजेडी तो ईमानदारी आपको हम या लोग क्या करें? कांग्रेस, और अगर साथ लेगी तो ऐसा कहा जाएगा कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इसीलिए ये न्यूज है, उम्मीद है, इसीलिए ये उम्मीद है, न्यूज उम्मीद है। है। जैसे आज बीएसपी हर सीट पर अकेले लड़ेगी, ये चर्चा है। तो सवाल ये उठता है प्रमोद सिन्हा जी, मैं यही सवाल आपसे फिर पूछूंगा कि इतनी बातें मीडिया में आने के बावजूद, जैसा कि लालू जी छोटे छोटे दल को भी अपने साथ करने में लगे हुए हैं, A to Z पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, तो फिर एमआईएम अगर मीडिया में भी बात उठा रही है, तो आपके शीर्ष नेतृत्व तक यह बात नहीं पहुंच रही होगी, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डिसीजन है, जो आपको ये लगता होगा कि उनको साथ रखना आपके राजनीतिक हित को नहीं साधता है, इसीलिए आप बोले भले ही नहीं मुखर होकर के, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए रोक रहा है। प्रमोद सिन्हा जी। देखिए पंकज जी, बार बार मैं एक ही बात को दोहराने का काम कर रहा हूं कि नीतिगत मामले में और नीति के विस्तार के मामले में जब दो नेता ही अधिकृत हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं और नेता प्रतिपक्ष अधिकृत हैं, जब इनकी उनसे बातें होती हैं या हो रही हैं, ये अभी कहे कि हमारी उनसे बातें होती हैं, तेजस्वी जी से मुलाकात होती है, तो ये अपनी बातों को वहां पर बखूबी रख सकते हैं। तो जब अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं तो इनको रखना चाहिए, ये समझने वाली बात है। और रहा सवाल जो आप बार बार जो है ये सवाल जो कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से देखिए, अभी जो महागठबंधन बना है और महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, उसी के बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी, ये जो 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो सरकार है, जो चाहे बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे अन्य जो रिपोर्ट हो जिसमें बिहार को अंतिम पंक्ति पे खड़ा रखने का काम किया है, उसको लेकर के तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार मुखर हैं। हर सवालों पर वो सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं और जनता के सुख दुख में जाने का भी काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, आप एक भी दिन देख लीजिए, हमारे नेता क्या पटना में रह रहे हैं क्या? लोगों के बीच जाकर के उनके सुख दुख में वो शामिल हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके समस्याओं के निराकरण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बनेगी तो क्या रोड मैप होगा और 5 सालों में बिहार को कैसे हम विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे, इसकी वो बात कर रहे हैं। ये बतलाने वाली बात क्या है, जनता सब कुछ जानती है और जनता तो निर्णय कर ली है। जनता ने तो 2020 में ही निर्णय कर लिया था, मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया था। और 17 माह का जो हमारा कार्यकाल रहा और 17 माह में जो हमारे नेता ने काम किया है, उस ट्रेलर को, पूरी फिल्म को बिहार की जनता देखना चाहती है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बना करके। वो अपना आशीर्वाद, जन आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, सिर्फ चुनाव का इंतजार हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं चुनाव का इंतजार हो रहा है। एक सवाल मैं और पूछूंगा, शायद इस पर भी कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम नेता ही विरोध कर रहे हैं, उसमें फातमी साहब का नाम सबसे आगे आ रहा है। विनय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फातमी जी इतने प्रभावशाली आरजेडी में हैं क्या कि उनके विरोध की वजह से लालू प्रसाद अपने राजनीतिक हितों को दरकिनार कर देंगे? अगर एमआईएम उनके लिए सुटेबल होगा तो
नंबर 1। और विरोध करने के पीछे की वजह यह कही जा रही है कि फातमी साहब के ने अपने बेटे को एनडीए से लड़ा दिया था, एमआईएम ने विरोध किया था। कहा जा रहा है तारिक अनवर भी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस से। क्या आपको इसमें हकीकत दिखाई पड़ता है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से कहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, कहीं भी उनको राजनीतिक हित सधता हुआ दिखेगा। यह महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए कि वो, क्योंकि मुझे खबर आ रही है पान पार्टी से भी लोग अलायंस करने जा रहे हैं, 3 सीट एनडीए उसको भी ऑफर कर रही है। पर क्या पान पार्टी आएगी नहीं आएगी ये तो बात की बात है। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि 2 नाम बहुत चर्चित है। अगर आप एमआईएम के सूत्रों से बात करें, जो मुझे बताया गया है कि फातमी साहब और तारिक अनवर, ये 2 लोग जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी समर्थन में, भोला यादव समर्थन में, जैसा मुझे बताया गया। तो सवाल यह है कि इनके विरोध का और इनके समर्थन का कोई ज्यादा असर पड़ेगा क्या? क्योंकि फैसला तो लालू प्रसाद ही लेंगे या तेजस्वी यादव लेंगे। देखिए पंकज जी, जब भी कोई गठबंधन होता है तो उस दल के लोग जो होते हैं उसमें कुछ न कुछ लोग विरोध में रहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर दूसरे दल के और लोग शामिल होंगे तो हमको सीट, हमारे दल की सीटें कम हो जाएंगी और खास करके मुस्लिम सीटें कम हो जाएगी। हो सकता है ये लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जितना लालू जी को जानते हैं, जितना उनको देखे, कवर किए, लालू जी 24/7 वाले पॉलिटिशियन है। लालू जी जमीन से उठ के इतना बड़ा नेता, देश के बड़े नेता बने हैं। लालू जी कोई बहुत किसी के दबाव में राजनीति करने वाले नहीं है। जैसे नीतीश कुमार किसी के दबाव में राजनीति करने वाले नहीं है, उसी तरह लालू प्रसाद यादव भी किसी के दबाव में राजनीति नहीं करने वाले। और फिर आप जिन नेताओं का नाम लिए, फातमी जी तो आरजेडी छोड़कर गए थे, कांग्रेस छोड़कर तारिक साहब भी गए थे, तो ये लोग की तो पुनर्वापसी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो अभी परिस्थिति है वो लालू यादव, अगर उनको लगता है कि हमको क्या नफा नुकसान होगा, उसके आधार पर, क्योंकि उनको ये, उनके मन में ये भाव है कि अगर हम ओबीसी को अपने साथ लाएंगे तो आगे की राजनीति मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा। क्योंकि आज अभी उस पर, ओबीसी पर यह आरोप लगाया जाता है देश भर में जो सेकुलर फोर्सेस है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है, उनकी पार्टी। तो ये आरोप से वो मुक्त हो जाएंगे अगर लालू प्रसाद यादव अपने पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद फैजान साहब, जो लोग उनको एंटी नेशनल कहते थे वो तो अब तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया में तारीफों की झड़ी लगी हुई है। और एक बड़ी वजह कही जा सकती है कि ओवैसी से दूर इसलिए रहो, तब जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, वो इसलिए दूर रहना चाहते होंगे कि ओवैसी जी को साथ लाया तो हिंदू वोट भाग जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगता है ये डर खत्म हो जाना चाहिए, हिंदू वोट क्या वाकई भाग जाएगा? मैं सवाल को इस तरीके से भी रख रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप कमेंट करें। जो उनके ऊपर एक डार्क स्पॉट था, जो धब्बा था कि भाई वो मुस्लिम कॉज के लिए ही बोलते हैं, आगे बढ़कर बोलते हैं एंटी नेशनल है वगैरह वगैरह, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हीं लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब तो डर अभी भी बना हुआ है इस वजह से ही कि वो डर हट चुका है? देखिए, वो सही है कि एमआईएम को भाजपा की बी टीम कहा जाता था। मुझे लगता है कि शायद पिछले चुनाव तक भी कहा गया है ये बीजेपी की बी टीम है, और जहां जहां भी ये इलेक्शन लड़ते हैं वहां वहां वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये, अच्छा, इसमें कोई मतलब झूठ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हुआ भी है कि जहां जहां एमआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और उन्होंने कहीं कि 15,000, 20,000, 25,000 अगर वोट काट दिए तो वहां बीजेपी की जीत हो गई। तो उनको कहा गया कि बीजेपी की ये तो बी टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उनका कहना यह है कि भाई हम ऐसी ही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां हमको फायदा हो, यानी ये ना कह के कि हम सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए वो करते हैं। उनका कहना है कि भाई जहां हमको फायदा दिखता है हम वहां से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब तो वो खुलेआम कह रहे हैं और बल्कि
जैसा कि अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि किया भी उन्होंने पिछले चुनाव में, कि विधानसभा के चुनाव में 18 में 5 नन मुस्लिम को दिया, हिंदुओं को उन्होंने टिकट दिया, वो इलेक्शन भी लड़े। तो और कई जगह दूसरे राज्यों में भी इन्होंने हिंदुओं को टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। इसलिए अभी ये कहना मतलब कि वो बीजेपी की टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो सिर्फ मुस्लिम कॉज की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अब कम हो गया है। अब आप आइए चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री ने खुद सिलेक्ट किया, उन्हें चुना और उनको विदेशों में भेजा भारत की बात रखने के लिए। भारत पाकिस्तान जो टसल है, जो डिफरेंसेस है, उस पर बात रखने के लिए, टेररिज्म की बात करने के लिए, उस पर इन्होंने अपना अच्छा पक्ष रखा वहां। उसकी तारीफ भी की जा रही है, उसकी प्रशंसा सब लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रहे हैं, गैर बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं। तो इसलिए एक कहिए कि शायद इस बहाने भी, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भी MIM को अपना एक दूसरा चेहरा दिखाने के, या अपना कहें कि जो उनके ऊपर जो चार्जेस लग रहे थे, शायद उसको भी खत्म करने का एक मौका मिला है। मुझे लगता है कि अगर वो इसी तरह की पॉलिसी अगर उनकी जारी रही आगे भी चुनाव में भी, तो उनका एक जो इमेज पहले बना था वो शायद अब बदल जाएगा, और ऐसा नहीं रहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, भड़काने वाली बात करते हैं, प्रोवोकेटिव बात करते हैं। ये उनके ऊपर इल्जाम शायद अब न लगे। चलिए, ये ना लगे, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि जैसा AIMIM के सूत्रों से पता लगा है कि 23 विधायक MIM के साथ अलायंस चाहते हैं और चुनाव में उतरना चाहते हैं, उनको अपनी जीत सुनिश्चित दिखाई पड़ती है, फिर भी RJD के सुप्रीम लीडर MIM से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? अगर तेलंगाना में MIM के समर्थन की जरूरत पड़ती है, तो फिर कांग्रेस बिहार में MIM से प्रत्यक्ष रूप से समझौता करने से दूर क्यों रह रही है? सवाल कई हैं जिनके जवाब हम तलाशते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब AIMIM मीडिया में आकर के कहना शुरू कर चुकी है कि बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराने में अब अगर आप हमारा साथ नहीं लेंगे तो बाद में मत कहिएगा कि आपकी हार क्यों हो गई है, या आप बीजेपी को हराने में सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि मुसलमानों के वोट का बंटवारा हम भी नहीं चाहते। फैजान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक बात मैं कह रहा था, देखिए 2020 के चुनाव में अगर MIM के उम्मीदवार न होते तो शायद वो 5 सीट जो MIM जीती थी वो ना जीतती, वो सीट किसके पास जाती? RJD के पास जाती या कांग्रेस के पास जाती? तो अगर वो 5 सीट 20 में जीत गए होते तो शायद सरकार उन्हीं की बनती, यानी महागठबंधन की सरकार बनी होती, तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। हो सकता है प्रमोद जी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। ठीक है, नहीं, उसमें ये भी कहा गया और देखा भी गया कि 20 सीट AIMIM के कारण RJD हारी है, RJD गठबंधन हारी है। हाँ, तो वही सवाल है। वो तो अब मतलब देखिए, दोनों वरिष्ठ पत्रकार, तो जीत गया वो, ठीक है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि 20 सीटों पर हार MIM की वजह से हुई और 5 सीट MIM जो जीती वो RJD और कांग्रेस की हार की वजह बनी। बड़ा सवाल यही है कि क्या 2020 से सीख महागठबंधन इस बार भी नहीं ले पा रही है, या महागठबंधन को लग रहा है कि MIM से समझौता करना फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। फिलहाल जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में शिरकत करने के लिए विनय कुमार जी, फैजान अहमद साहब और प्रमोद सिन्हा जी और साथ ही साथ आदिल हसन साहब, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।